दोस्तों कैसे आप सभी उम्मीद करते हैं कि बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, शानदार होंगे। तो यस, माय नेम इज ऋतिक कुमार एंड माय ब्यूटीफुल एंड क्यूट सा चैनल पाथ फिजिक्स पर आपका स्वागत करते हैं। आज बहुत दिन के बाद वीडियो बना रहे हैं। कुछ कारण होने की वजह से इतना दिन तक वीडियो अपलोड नहीं हुआ, इसके लिए आई एम रियली सॉरी। प्लीज आप माफ करें। और एक बार आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट की, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज का जो लेक्चर नंबर है वो लेक्चर नंबर 10 है। इस यानी कि प्रकाश का लेक्चर नंबर 10, 10th फिजिक्स, पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का। इससे पहले 9 को वीडियो अपलोड कर दिया गया है। लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 9 लेक्चर को अपलोड कर दिया गया। अगर आपने उसमें से एक भी लेक्चर नहीं देखा है तो कृपया आप जाकर के वो लेक्चर देखें, तभी इस लेक्चर को देखें और तभी ही ये लेक्चर आपको समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं समझ में आएगा। तो इससे पीछे हम जितने भी लेक्चर डाले हैं, अपलोड किए हैं, आप वो जरूर से जरूर देखिएगा। इससे पीछे वाले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब कैसे बनाया जाता है, यानी अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाने के तरीकों को हम लोग सीख रहे थे कि अवतल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनता है। उसके लिए हम आपको 6 केस करके पढ़ाए थे। केस नंबर 1, केस नंबर 2, केस नंबर 3, केस नंबर 4, केस नंबर 5 एंड केस नंबर 6। ऐसे में केस नंबर 6 तक हम गए और वहां पे 6 प्रकार के प्रतिबिंब आपको बनाने का सिखाया। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब को हम लोग कैसे बनाएंगे। देखिए, चाहे अवतल हो या उत्तल, प्रतिबिंब बनाने का वही 4 नियम है। 4 नियम जो हम आपको बताए। अगर आपको नहीं पता है तो पीछे का वीडियो जरूर देखिए, और अगर भूल गए हैं आप तो थोड़ा हम जल्दी फास्ट में बता देते हैं कि क्या होता है। रूल नंबर 1 ऐसे करके, रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4, ये 4 नियम बताए थे आपको प्रतिबिंब बनाने का। रूल नंबर 1 कहता ये है कि अगर कोई किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होगा, अगर कोई किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होगा तो परावर्तन के पश्चात, यानी परावर्तित होने के बाद वो किरण हमेशा उसके मुख्य फोकस से होकर के जाएगा। ये था रूल नंबर 1, यानी कि समानांतर आएगा तो जाएगा उसके मुख्य फोकस, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो। ये था रूल नंबर 1। रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के, कोई किरण है वो दर्पण के वक्रता केंद्र से ही होकर के दर्पण के सतह पे आपतित होगा। इसका मतलब ये है, देखिए ऐसा कुछ इस तरीके से, जल्दी में देखिए, ये है आपका इसका वक्रता केंद्र, ये है इसका मुख्य फोकस। तो अगर कोई किरण ऐसे आपतित हुआ है तो यहाँ पे ये जो किरण आया है ना, वो किरण इस दर्पण के सतह पर 90 डिग्री का कोण बना रहा है, यानी कि ये किरण इस दर्पण के सतह पर लंबवत है, यानी कि ये किरण उसके सतह पर लंबवत है। इसका मतलब ये है कि एंगल आई का मान 0 डिग्री है। आई होप कि आपको इतना बातें समझ में आ रहा होगा। एंगल आई का मान 0 डिग्री तो एंगल आर का मान भी 0 डिग्री। इसका मतलब कि जैसे आया है वैसे ही वापस भी चला जाएगा, यानी जिस रास्ते से आया है उसी रास्ते से वापस चला जाएगा। ये था रूल नंबर 2। रूल नंबर जो 3 था वो रूल नंबर 1 का जस्ट अपोजिट था। रूल नंबर 1 आएगा समानांतर तो जाएगा मुख्य फोकस से। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र, ये हो गया इसका मुख्य फोकस, चाहे अवतल हो चाहे उत्तल, अगर मुख्य फोकस से होकर के कोई किरण ऐसे आपतित हुआ तो परावर्तन के पश्चात वो हमेशा दर्पण के जो प्रधान अक्ष होता है उसके समानांतर हो जाता है। देखिए, ये किरण ऐसे आया है, मुख्य फोकस से होकर आपतित हुआ इस बिंदु पर, और परावर्तन के पश्चात ये दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर हो गया। रूल नंबर 3 कहता है कि अगर कोई किरण दर्पण के ध्रुव पर जितना डिग्री प्रधान अक्ष के साथ जितना डिग्री का कोण बना करके आपतित होता है, परावर्तन के पश्चात उतना ही एंगल होता है। यानी ये जो रूल नंबर 4 है कुछ नहीं है, परावर्तन का दूसरा नियम एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर ही है, बाकी और कुछ नहीं है। तो यही 4 नियम था। इसी 4 नियम के आधार पे हम लोग 6 प्रकार के प्रतिबिंब अवतल में सीखे थे, और यहाँ पे उत्तल में हम लोग 2 प्रकार के प्रतिबिंब को सीखने वाले हैं। उसमें भी आपका यही चारों नियम अप्लाई होने वाला है।
तो इस चारों नियम को एकदम गांठ बांध के एकदम बढ़िया से याद रखना है, क्योंकि ये 4 नियम सिर्फ और सिर्फ आपके इस चैप्टर का मेन 4 रूल है, और इसको आपको याद रखना है, क्योंकि अगर आपको ये आता है तो लगभग ये चैप्टर आपका कंप्लीट है। तो आइए जरा हम लोग उत्तल दर्पण के प्रतिबिंब के बारे में सीखते हैं कि वो क्या होता है। तो हेडिंग डालिएगा, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनाना, उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। तो इसका उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसका 2 केस है। तो दोनों केस को बारीकी से हम लोग छोटा छोटा जल्दी से देख लेते हैं, कुछ खास नहीं है। केस नंबर 1, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु अनंत पर हो, पर स्थित हो। पहला केस है कि जब वस्तु कहाँ हो, अनंत। और पीछे वाले वीडियो में हमने बताया था कि अनंत अनंत आप सुनते हैं तो जस्ट इमेजिन कि बहुत दूर, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि बहुत दूर, वो एक कंपेयर करने वाला चीज है। बात समझ में है ना? बिना कंपेयर करके अनंत हम नहीं बता सकते। अनंत का मतलब, जैसे जस्ट एग्जांपल, हम वहां भी आपको एक एग्जांपल बताए थे कि ये जो बोर्ड हमको दिखाई दे रहा है, ये बोर्ड जो हमको दिखाई दे रहा है, रियलिटी में हमारे लिए ये अनंत नहीं है। लेकिन यहां पे अगर कोई दूसरा छोटा सा चींटी आकर के, छोटा सा चींटी को यहां पर रख दे, तो उस चींटी के लिए तो जिधर देखेगी उसको बोर्ड ही बोर्ड दिखाई देगा। इसका मतलब इस चींटी के लिए ये बोर्ड क्या हो गया, अनंत हो गया। तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि अनंत जो चीज है वो एक सापेक्षिक पद है, वो एक सापेक्षिक पद है। उस हम देखेंगे कि किससे तुलना करके हम बता रहे हैं। तुलना करना मतलब कि अनंत को हम ऐसे नहीं कर सकते। ये मार्कर का लेंथ भी अनंत हो सकता है, एज कंपेयर कि आप इसको तुलना किससे कर रहे हैं। बात समझ में है ना? तो वही चीज है कि जब वस्तु को अनंत पे रखा गया, तो कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण भूल गए या याद है? भूल गए? डंडा उंडा नहीं है, बड़ी मार मारेंगे भूल गए तो। एकदम याद रखिए, उत्तल दर्पण का मतलब होता है कि जिसका परावर्तक सतह क्या हो, अरे उठा हुआ हो। जिसका परावर्तक सतह उठा हुआ हो वही होता है आपका उत्तल दर्पण। तो देखिए यही है आपका उत्तल दर्पण, और ये हो गया इसका प्रधान अक्ष, ये हो गया इसका दर्पण का ध्रुव। अब गौर से सुनने वाली बात यह है कि जब वस्तु को कहा है कि अनंत पे रखें, तो वस्तु अनंत पे है, यानी कोई भी डिस्टेंस हो, किसी डिस्टेंस के कंपैरिजन में अनंत पे रखा हो, इसका मतलब कि वस्तु आपको दिखाई नहीं देगा। वस्तु बहुत दूर है। क्या? वस्तु बहुत दूर है। तो वस्तु अगर बहुत दूर है तो वो मतलब कि आपको उतना बढ़िया से नहीं दिखाई देगा, लेकिन वहां से आने वाली किरणें आपको दिखेंगी, राइट? वहां से आने वाली किरणें दिखेंगी। और आपको पीछे वीडियो में जो भी 9 वीडियो अपलोड किया, उसमें कहीं ना कहीं एक बात तो हम जरूर बताए होंगे कि जो भी अनंत से किरणें आती है वो हमेशा समानांतर आती है। तो यहां भी वस्तु को हम कहां रखें, अनंत पे रखें। इसका मतलब यह है कि वस्तु अगर अनंत पे है तो वहां से आने वाली किरणें समानांतर होंगी। अब सवाल यह होता है कि किसके समानांतर होंगी। तो वहां पे 2 किरणें अगर निकलेंगी तो वो दोनों किरणें अगर बहुत दूर तक अनंत तक जा रही है, तो स्टार्टिंग में तो लगेगा कि समानांतर नहीं है, लेकिन दूर बहुत लगेगा कि वो आपस में क्या होगी, समानांतर होगी। तो ओवरऑल जो किरणें समानांतर हमें दिखेगा, वो दिखेगा इस प्रधान अक्ष के समानांतर। किसके समानांतर? प्रधान अक्ष के समानांतर। तो एक समानांतर किरण प्रधान अक्ष के ऐसे आपतित करा दीजिए। देखिए ये किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित हुआ। तो जैसे ये प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित हुआ तो जस्ट वेट, जैसे ही ये प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित हुआ तो परावर्तित होगा।
अब मजेदार बात यह है कि परावर्तन होगा किधर, इसका परावर्तन होगा इधर की, इसका मतलब कि परावर्तित होकर के ये किधर जाएगा। तो मजेदार बात यह है कि परावर्तित होकर के ये इधर जाएगा, यानी ये किरण रियल में कहीं तो काटने वाला है नहीं इस वक्रता, सॉरी प्रधान अक्ष को। अच्छा, एक दूसरा किरण भी समानांतर आपतित कराइए कुछ इस तरीके से, ये भी कुछ ऐसा समानांतर आपतित हुआ। तो समानांतर आपतित हुआ है तो ये परावर्तित होकर के इधर नहीं जाएगा, इधर जाएगा। देखिए ये दर्पण बैंड किधर हो रहा है, राइट, तो जिधर बैंड होगा उधर ही निकल जाएगा, यानी ऐसे। अब मजेदार बात कि ये दोनों किरणें देखिए परावर्तित किरण है, और वस्तु का प्रतिबिंब बनता कहाँ है, जहां पे परावर्तित किरणें एक दूसरे को काटती हैं। तो क्या ये दोनों किरण रियल में संभव है क्या कि ये दोनों किरण एक दूसरे को काटेगा? मेरे ख्याल से तो नहीं काटने वाला, क्योंकि इसको अगर हम रियल दुनिया में पीछे बढ़ाते जाएं, रियल दुनिया में आगे ये कितना भी दूर बढ़ता जाए, तो ये दोनों किरणें फैलता हुआ जा रहा है, तो फैलता हुआ जा रहा है, इसका मतलब ये दोनों में मिलेगा। अरे मिलेगा। कुछ बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? और समझ में आ रही है तो बहुत अच्छी बात है कि रियल में तो ये दोनों किरणें मिलेगा ही नहीं, बिकॉज मिलने का ना कारण है कि इसकी इंटेंशन और इसकी इंटेंशन दोनों का अलग अलग है। ये उधर भागेगा, ये इधर भागेगा, तो एक उधर भाग रहा है कि इधर भाग रहा है, तो कभी संभव ही नहीं कि दोनों मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो हम जस्ट अज्यूम, जस्ट इमेजिन, अपने मन में सोचना है कि इसको क्या हम पीछे बढ़ाएंगे तो ये दोनों किरणें कहीं एक दूसरे को यहाँ पे काटती हुई नजर आ रही है क्या? इसका मतलब यह है कि ये दोनों किरणें यहाँ पर आकर के रियल में नहीं कट रहा है। तो जब रियल में नहीं कट रहा है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ पर रियल भी नहीं बनेगा। यानी कैसा प्रतिबिंब है? काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो आइए जरा देखिए, जब वस्तु अनंत पर स्थित हो तब उसका प्रतिबिंब एक नंबर पे लिखिएगा। किधर क्या है? सबसे पहले तो काल्पनिक। क्या है? काल्पनिक। तो पहले लिखिए काल्पनिक। काल्पनिक है मतलब क्या है? अरे क्या है? काल्पनिक है मतलब उल्टा, सॉरी आई एम रियली सॉरी। काल्पनिक मतलब सीधा। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा क्या होता है? सीधा होता है। पॉइंट नंबर 2, जरा देखिए तो ये जो प्रतिबिंब है कहां बना है? दर्पण के तो पीछे बन रहा है, इतना तो नजर आ रहा है कि दर्पण के पीछे बन रहा है, वो भी कहां पे? उसके मुख्य फोकस पे। तो पॉइंट नंबर जो 2 होगा वो ये होगा कि जो प्रतिबिंब होगा वो दर्पण के पीछे कहां पे? एफ पर। दर्पण के पीछे एफ पर। जरा तीसरा पॉइंट बात करिए। क्या आपको एक चीज यहां पे दिखाई दे रहा है? वो ये कि जो प्रतिबिंब है वो कहीं ना कहीं वस्तु से क्या है? छोटा। क्या है? वस्तु से छोटा। देखिए वस्तु जब भी होगा तो बड़ा ही होगा, लेकिन प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? एक बिंदु साइज का, जस्ट बिंदु एफ पर ही बन रहा है, एकदम बिंदु साइज का। तो जो प्रतिबिंब का साइज है वो वस्तु से छोटा बन रहा है, तो इसको भी लिख लीजिए, वस्तु से छोटा। इतना बात समझ में आ गया? देखिए जब वस्तु, एक बार फिर से इसको बताते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपको फिगर बनाने आना चाहिए, प्रतिबिंब बनाने आना चाहिए। ये याद हो ना हो, इसको रटते रह जाइएगा, याद नहीं होगा। लेकिन अगर इसको एक बार आप समझ लिए तो आप इसको जीवन में नहीं भूल सकते, और जब इसको नहीं भूलिएगा तो हाई तो कहीं संभव नहीं है कि भूल जाइएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इसको एक बार समझिए। देखिए इसको समझ में आ गया, इससे कोई मतलब नहीं है। ये समझ में आ गया, फिर वो आपके दिमाग में ऑटोमेटिक सेट रहेगा। देखिएगा प्रतिबिंब बनाने का 4 नियम बताए थे। 4 नियम में से मात्र रूल नंबर 1 का यूज करके यहाँ पे हम प्रतिबिंब बनाए। रूल नंबर 1 कहता यही है कि अगर कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होगा तो वो जाएगा हमेशा हमेशा मुख्य फोकस है, और वही हुआ है। देखिए ये किरण भी इस प्रधान अक्ष के समानांतर आया है, बट रियलिटी ये है कि ये यहां से परिवर्तन होने के बाद ये किरण उधर भाग गया। इसका मतलब ये मुख्य फोकस से जा ही नहीं रहा, और ये भी समानांतर आया है, ये भी परिवर्तन के पश्चात इधर जा रहा है, मुख्य फोकस से जा ही नहीं रहा।
तो जब नहीं जा रहा तो कुछ नहीं करना है, इसको हमने पीछे बढ़ाया तो देखा। देखिए रियल में क्या है कि मुख्य फोकस से ही जाएगा, चाहे रियल में जाए या वर्चुअल में जाए। तो यहाँ पे रियल में नहीं जा रहा था, जस्ट इमेजिन कि यहाँ से जा रहा था, इसको पीछे बढ़ाए और दोनों किरण यहाँ पे आकर के मिल गई। इसका मतलब इन दोनों का प्रतिबिंब कहाँ बन गया, यहाँ। रियल में तो कभी बनेगा ही नहीं। देखिए वो इधर भाग रहा है, ये इधर भाग रहा है, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बना, मुख्य फोकस। तो ये था आपका केस नंबर 1। अब हम बात करेंगे केस नंबर 2 की। आइए जरा केस नंबर 2 की बात करते हैं। केस नंबर 2, जब वस्तु को अनंत एवं दर्पण के एवं ध्रुव के बीच रखेंगे। दर्पण के ध्रुव के बीच कहां रखे हैं, दर्पण के ध्रुव। दर्पण के ध्रुव के बीच रखें। देखिए अनंत एवं दर्पण के ध्रुव के बीच, तो हाई तीनों को मिटाइए पहले, और आइए इसका प्रतिबिंब हम लोग कैसे बनता है उसको हम लोग एक बार सीखते हैं। देखिए वही 4 के 4 घिसा पीटा वही रूल है, उसी रूल का यूज करके इस प्रतिबिंब को भी हम लोग बनाने वाले हैं। देखिए ये हमारे पास एक अच्छी कैसा बन रहा है यार, सही से बन जा। ये हो गया हमारे पास एक अवतल, सॉरी, ये है हमारे पास एक उत्तल दर्पण, और ये क्या है ई बंदर का पूंछ ना हो। जिसको नहीं समझ में आएगा उसको क्या लगेगा, बंदर का पूंछ है, मारेंगे सोच हो जाइएगा, बंदर का पूंछ। ये है आपका दर्पण का वक्रता, दर्पण का प्रधान अक्ष। और अगली बार वस्तु को कहां रखे, और हाई का है, कहा है बुझा रहा है, नहीं सरी तो बुझाइए नहीं रहा है, किया है। जा क्रिकेट खेलिए, गुल्ली डंडा खेलिए, ये भी खेलिए, समझ में आएगा क्या है कि ना। वही तो है ही नहीं, ये वाला पकड़ के बड़ी मारते हैं, वही है ये बकलोल इंसान। फोकस कीजिए यहाँ पे, फोकस ऑन द बोर्ड, गौर से सुनिए। ये है आपका दर्पण का ध्रुव, ये है प्रधान अक्ष, और ई का है का सर बार बार पूछ रहे हैं, पूछो अता पता नहीं है। अता पता नहीं है तो पीछे वाला वीडियो क्या काहे के लिए डाले हैं, उसको सही के रखने के लिए, उसको जा करके देखिए तभी आपको समझ में आएगा। और ये हो गया इसका एफ, और ये हो गया इसका क्या, इहो नहीं पता। अरे ये जो दर्पण बैंड होगा, जब गोला बनेगा तो इधर ही क्लोज होगा ना, तो जब इधर क्लोज होगा तो इसका सेंटर किधर होगा, इधर ही होगा। इसका मतलब ये वक्रता केंद्र है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इहो नहीं पता है। जब नहीं पता है तो अब हम क्या ही कर सकते हैं, भगवान के भरोसे। अभी तो समय है, अभी तो बहुत समय है आपके एग्जामिनेशन में, सुधर जाइए। इसके अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सुधर जाइए। चलिए ध्यान सुनिए। तो वस्तु को कहां रखें, वस्तु को वक्रता केंद्र और दर्पण के वस्तु को दर्पण के ध्रुव एवं अनंत के बीच यहां पे रखें। तो आइए रूल नंबर 1 से अप्लाई करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है कि अगर कोई किरण दर्पण के ये प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होगा तो जाएगा उसके कहां से, अरे कहां से जाएगा उसके कहां से, डंडा रहता ना, अगर कहां से एक टेक्नोलॉजी बनता कि ऐसे डंडा उठाते, देखिए यहाँ पे डंडा है, ऐसे डंडा कैमरा में घुस के सबका सड़ फोड़ देते। नहीं समझ में आ रहा है तो बार बार बोल रहे हैं कि रूल नंबर 1 कहता है ये कि जब कोई किरण दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित होगा तो वो दर्पण के कहां से जाएगा। देखो आप छड़ी देख के नहीं बताइएगा तो मार के मुंह फोड़ देंगे। ये कहां से जाएगा, दर्पण के मुख्य फोकस से होकर के जाएगा। तो क्या इसको ऐसे खींच दे इसे, खतना निठल्ला बोल रहा होगा कि हाँ सर खींच दीजिए, चला जाएगा, खींच दीजिए, जहां सामने नहीं रहे आप लोग, ना तो बड़ी कूटते हम। यहां से ये किरण ऐसे जाएगा, इसको पीछे बढ़ाएंगे तब ऐसा जस्ट इमेजिन लगेगा कि यहां से ये जा रहा है, यानी कि एक किरण परावर्तन के पश्चात यहां से गया।
रूल नंबर 2 का फिर से यहां पे यूज कीजिए। रूल नंबर 2 क्या कहता है? क्या कहता है? बकलोल, सब बकलोल को मार मार के एकदम गधा से घोड़ा बनाना है। किसी को नहीं याद है कुछ भी? देखिए, रूल नंबर 2 कहता है कि अगर कोई किरण दर्पण के वक्रता केंद्र से जाएगा तो दर्पण के वक्रता केंद्र से होकर के दर्पण के सतह पर आपतित होगा, तो परावर्तन के बाद भी वो उसी रास्ता से वापस जाएगा। तो एक काम करिए, एक ऐसा किरण खींचिए, एक ऐसा किरण जो ऐसा आपको इधर से खींचना है, इधर से नहीं खींचना है, ऐसा लगे कि वो यहां से आए। तो एक काम करिए, क्या ये वाला, ये जो है, ये ऐसा लग रहा है कि यहां से जाएगा? नहीं, इसको और थोड़ा सा ऊपर में यहां करना पड़ेगा। अरे ऊपर में यहां हो जाए यार, ऊपर के साइड में जा, फिर वहीं पे आ गया। अच्छा चलिए कोई बात नहीं, इसको देख रहे हैं तो हाँ बिल्कुल सही जाएगा। देखिए ये जो है ना, ये एकदम इस दर्पण के सतह पर 90 डिग्री का एंगल बनाकर आपतित हुआ है। इसका मतलब कि दर्पण के सतह पर अगर 90 डिग्री का कोण आपतित बनाया है, इसका मतलब एंगल आई का मान 0 है। तो अगर एंगल आई का मान 0 तो एंगल आर का मान, अब ई ना बताइएगा लोग ना, ई ना बताइएगा तो क्या ही कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। हमारे हाथ में क्या है? कैमरा फोड़ दे? नहीं, कैमरा नहीं फोड़ेंगे। तो एंगल आर का मान कितना? वो भी 0, यानी कि आया है ऐसे तो जाएगा भी ऐसे ही। तो इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कीजिएगा, पीछे बढ़ाइएगा तो ये कहां से जाएगा? सी से जाएगा। और देखिए ये दोनों किरणें यहाँ पे मिल रहा है, इसका मतलब इसका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है? यहाँ पे बन रहा है। और कैसा बन रहा है? रियल में बन रहा है या कल्पना में? काल्पनिक दुनिया में। काश वो हमारी होती, वही चीज है, जस्ट इमेजिन। काश वो हमारी होती, तो वही बात आप इमेजिन कर रहे हैं, रियलिटी में नहीं है तभी तो इमेजिन कर रहे हैं। वही चीज यहां भी हो रहा है, रियल में ये प्रतिबिंब नहीं बन रहा। काल्पनिक में पीछे बढ़ाने पे ये दोनों किरणें एक दूसरे से यहाँ पे मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है, जैसे सपनों में आप मिल रहे हैं। रियल में तो मिलना संभव ही नहीं है, तो आप सपनों में मिल रहे हैं, तो वही चीज सपनों में मिल रहा है, यानी कि काल्पनिक प्रतिबिंब है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब कैसा है? काल्पनिक है। काल्पनिक एवं कैसा? उल्टा या सीधा? देखा, वस्तु का सर ऊपर था इसलिए प्रतिबिंब का भी सर ऊपर ही है, यानी कि सीधा है। कहां बना है? दर्पण के पीछे बना है। पीछे लिख दे, समझ में आ जाएगा। पीछे, अरे पीछे मतलब दर्पण के पीछे, किसी और के पीछे नहीं। पीछे का मतलब पीछे पीछे मत चलने लगना, नहीं तो पीछे पीछे चलने वालों का क्या हाल होता है आप जा करके देख पूछ सकते हैं, जो पीछे चलता था। पीछे किसके? दर्पण के पीछे। पीछे और कहां पे बन रहा है? दर्पण के ध्रुव एवं मुख्य फोकस के बीच में, यानी P एवं F के बीच। देखो बीच में वस्तु है इसलिए इसका बीच में ही प्रतिबिंब बना, यानी बीच कहां? अनंत एवं ध्रुव के बीच में था, लेकिन बना कहां है? P एवं F के बीच में। पॉइंट नंबर 3, आइए जरा पॉइंट नंबर 3 की बात करते हैं। पॉइंट नंबर 3 क्या कहे? वस्तु से छोटा है, बस बात खत्म। वस्तु से छोटा है, तो इतना सबसे पहले एक बार इसको गौर से देखिए और देखिए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसके बाद हम उत्तल दर्पण का यूज देखेंगे कि उत्तल दर्पण का यूज हम लोग कहां कहां करते हैं। देखिए मैं फिर बोलूंगा आपको, हम फिर कहेंगे कि आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, फोकस करना है इस फिगर पे, क्योंकि अगर आपको ये फिगर समझ में आता है तो फिर तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो प्लीज कहा मानिए, इस पे देखिए ये कैसे बना है। देखिए हम क्या किया, हम कुछ नहीं किया, हम वो रूल नंबर 4 लगाया और हम नहीं सोचे थे, हमको पता ही नहीं था कि प्रतिबिंब यहाँ बना है। जो भी लिखे है यहाँ पे इस फिगर को देख के लिखे, तो ये फिगर अगर हम बना सकते तो आप क्या नहीं बना सकते? बिल्कुल बना सकते हैं। तो इस फिगर को बनाने के लिए आपके पास वो चारों नियम आपको आना चाहिए, प्रतिबिंब बनाने का वो चारों नियम आपको आना चाहिए। अगर वो चारों नियम आ रहा है तो इसको बनाने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि
एकदम मछली के आंख में ही तीर भेजना है, वो ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल ही इजी सा है कि नहीं हो। चलिए, तो केस नंबर 2 भी खत्म हो गया। अब हम जरा बात करते हैं कि अवतल दर्पण का प्रयोग यूज हम लोग कहां कहां करते हैं। चलिए चलिए, तो इसको हटाते हैं और आप लोग अपना अपना नोट्स स्वयं बनाइए। बोर्ड पे तो लिख ही रहे ना, वीडियो को पॉज करके नोट करते जाइए। जब लेक्चर देखिए तब एक कॉपी और पेन लेकर के बैठिए, क्या ही करना है, और जो भी चीज लिखे उसको नोट कर लेना है बस। और उसके बाद फिर नोट्स में अपना उसको अच्छे से हैंड राइटिंग में लिख लेना है, लाल, करिया, ब्लू, ग्रीन, सब पेन से लिख लेना है बढ़िया से। आंसर को हाई पेन से, प्रश्न को हाउ पेन से, है कि नहीं हो। अरे यही तो होता है, नहीं नोट्स तो ऐसे ही तैयार होता है। चलिए, तो आइए हम लोग उत्तल दर्पण के यूज के बारे में सीखते हैं कि उत्तल दर्पण का प्रयोग हम लोग कहां कहां करते हैं। इससे पहले अवतल दर्पण का यूज याद है कि नहीं याद है? काश आप लोग मेरे साथ नहीं हुए, और भगवान से दुआ करेंगे कि आप मेरे सामने आए भी ना, नहीं तो ऐसा ऐसा 4 गो 5 गो छड़ी तो टूटेगा, पक्का टूटेगा ना का तो कोई सवाल ही नहीं है। तो अब दुआ करिए कि आपका मुलाकात सामने ना हो। इसलिए चलिए ध्यान सुनिए, तो हम लोग हेडिंग डालेंगे उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण का प्रयोग, उत्तल दर्पण का प्रयोग। रूल प्रयोग नंबर 1, इसको लिखवाएंगे नहीं, आप खुद से लिख लीजिएगा, लिखेंगे नहीं, आपको समझना है क्या बोल रहे हैं। जैसे उत्तल दर्पण में किरणें क्या हो रही है, देखिए उत्तल दर्पण का जो भी हम फिगर बनाए, जैसे यहाँ पे कोई भी किरण आएगा ना तो वो फैलेगा। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मान के चलिए सपोज हमारे पास उत्तल दर्पण है, तो वो किरणों को फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है। तो किरणों को फैलाता है, इसलिए इसका उपयोग हम लोग स्ट्रीट लाइट में करते हैं। स्ट्रीट लाइट मतलब जैसे गली मोहल्ले में जो लाइट लगता है ना, खंभे वगैरह पे जो लाइट लगता है, वो उस लाइट में उत्तल दर्पण का ही तो प्रयोग करते हैं। बेसिकली क्या होता है कि जब उत्तल दर्पण में कोई किरणें आपतित होती है तो वो उत्तल दर्पण किरणों को फैलाता है, और गली मोहल्ला में बहुत दूर तक हमको किरण नहीं चाहिए, बहुत दूर तक किरण को नहीं फैलाना है हमको। जैसे ये लाइट ऐसे जल रहा है, तो इस लाइट से जो किरणें यहाँ से निकलेंगी वो बहुत ज्यादा दूर तक हमको नहीं भेजना है, इतना ही दूर तक भेजना है, और एकदम एकदम बहुत इंटेंशन वाला लाइट भेजना है, यानी इंटेंसिटी काफी ज्यादा होना चाहिए, तीव्रता ज्यादा होना चाहिए। तो इसके लिए यहाँ पे जो हम दर्पण यूज करेंगे वो यूज करेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण इसलिए क्योंकि उत्तल दर्पण क्या करेगा ना कि अगर यहाँ से बल्ब है तो बल्ब से जो लाइट निकलेगा वो इस दर्पण पे टकराएगा, और टकराने के बाद ये क्या करेगा, उत्तल दर्पण उसको फैला देगा। क्या करेगा? फैला देगा। और जैसे ही वो किरणें फैल जाएंगी तो फैली हुई किरण ज्यादा दूर तक जाता नहीं है, तो उतने दूर तक सिमट कर आ जाएगा और उतने दूर में बहुत बढ़िया लाइट देगा। क्या करेगा? बहुत बढ़िया लाइट देगा। तो इसलिए उत्तल दर्पण का हम लोग पहला प्रयोग गली मोहल्ले के स्ट्रीट लाइट में करते हैं। बात समझ में आना कि हमको गली मोहल्ले में जो लाइट लगा है, पहली बात तो उसको बहुत दूर तक हमको फैलाना नहीं है, यहाँ तक फैलाना है जितना मतलब कि उतना ही कि आसपास की चीजों दिखाई दे और बढ़िया दिखाई दे। तो इसलिए उसमें कौन सा दर्पण का यूज करते हैं? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या करता है? किरणों को फैला देता है। तो ये हो गया इसका यूज नंबर 1 कि गली मोहल्ले के स्ट्रीट लाइट जो होता है वो उत्तल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है। पॉइंट नंबर 2, इसका यूज नंबर 2। यूज नंबर 2 क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। आपने दो प्रतिबिंब बनाए, जितना भी केस बने, अगर दूसरा भी केस बनता है उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में कोई भी केस बनेगा, तो जो प्रतिबिंब होगा वो वस्तु से हमेशा 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 छोटा होगा और काल्पनिक होगा, और काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा सीधा होता है। इसलिए इस दर्पण का यूज हम लोग गाड़ियों के साइड मिरर में करते हैं। यहाँ पे करते हैं गाड़ियों के साइड मिरर में। तो यहाँ पे दो चीज बता रहे हैं,
दो चीज बताए, कंफ्यूजन नहीं हो, गाड़ी के पास दो बात बताए, गाड़ी में अवतल भी यूज होता है और उत्तल भी। लेकिन अवतल कहाँ पे यूज होता है? अवतल यूज होता है गाड़ी के हेडलाइट में, गाड़ी के हेडलाइट में। हेडलाइट में क्यों? क्योंकि किरणों को बहुत दूर जाना चाहिए और दूर भेजने का काम कौन करता है? अवतल दर्पण। इसलिए गाड़ी का जो हेडलाइट होता है वहां पे हम लोग अवतल दर्पण का यूज करते हैं। लेकिन गाड़ी का जो साइड मिरर होता है वहां पे हम लोग यूज करते हैं उत्तल दर्पण का। कारण क्या है? कि यहाँ पे प्रतिबिंब छोटा बनता है। क्या बनता है? छोटा। अब जैसे हम गाड़ी चला रहे हैं मस्त, बगल में साइड मिरर है, अब हमको साइड मिरर में कोई पीछे से बड़ा ट्रक आ रहा है, क्या रहा है? बड़ा ट्रक। तो अब बड़ा ट्रक का प्रतिबिंब देखने के लिए इतना बड़ा शीशा लगाएंगे? अरे इतना बड़ा कांच लगाएंगे? नहीं, एक ऐसा कांच लगाएंगे कि इतना बड़ा ट्रक का प्रतिबिंब इतना छोटा बना के दिखा दे। और ये काम वही करता है उत्तल दर्पण। ये क्या करता है कि प्रतिबिंब को छोटा कर देता है। तो कितना भी बड़ा साइज का गाड़ी आ रही हो उसका प्रतिबिंब बड़े आसानी से उस मिरर में बन जाता है। तो गाड़ियों का जो साइड मिरर होता है वो आपका किसका होता है? उत्तल दर्पण का होता है। और कहीं भी जहां भी आपको छोटा प्रतिबिंब का यूज करना होगा, और सबसे मजेदार बात कि सीधा बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब ऐसा क्या होता है? सीधा। इसका मतलब यह है कि ट्रक अगर ऐसे आ रही है, बड़ी गाड़ी अगर ऐसे आ रही है तो उसका प्रतिबिंब भी ऐसे ही हमको दिखाई देगा, ऐसा नहीं दिखाई देगा। यानी कि गाड़ी का अगर टायर नीचे है तो प्रतिबिंब में भी गाड़ी का टायर हमें नीचे ही दिखाई देगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। और ये था, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उत्तल दर्पण का यूज हम लोग वह करेंगे जहां पे आपको छोटा प्रतिबिंब देखना हो। तो पहला गाड़ियों का पहला जो गांव घर में गली मोहल्ला में जो स्ट्रीट लाइट में दर्पण यूज किया जाता है वो कौन सा दर्पण? उत्तल। दूसरा चीज गाड़ियों का साइड मिरर उत्तल। और जहां कहीं भी आपको छोटा प्रतिबिंब लेना है तो वहां पे हम लोग उत्तल दर्पण का यूज करेंगे। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।